एक पंक्ति आ रही है, जो रहीम की पंक्ति है, आपको मैंने करवाई भी हुई है काफ़ी बार। रहीमन दागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को जो पंक्ति स्पष्ट हो जाए। हाँ जी, अभी आप देखेंगे कि ये दोहा छंद है। अभी निजम क्या है, दोहा छंद का जो विषम चरण होगा, पहला, ओके, और तीसरा, ये तीसरा है बेटा, ठीक है, ये दूसरा और चौथा। पहले में कितने होंगे मात्राएं, तो इसमें 13 होंगी, तीसरे में 13 होंगी, समचरण में 11 होंगी, दूसरे और चौथे में 11 होंगी। क्लियर हो गया यहाँ पर जी? आपको पहले भी पता है, जिन्होंने पहली बार छंद वगैरह कर रहे हैं वो बताइए, ज़िंदगी में उन्होंने कभी नहीं किए तो वो मुझे बता दीजिए कि सर मैं पहली बार करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, बता दीजिए अभी अभी, क्योंकि फिर डीपली हम करेंगे। इधर अभी ध्यान दो, बाकी वो दंडक वंड वाला कुछ नहीं पूछा जाता, बस सीधा ही पूछेंगे वो, ठीक है। चलो ये वाला देखो, अभी दोहा छंद। अभी यहाँ पर मैंने कहा कि जो मात्राएं हैं वो आपको गिनने मैंने सिखा दी हैं, पढ़ लोगे मात्रा। हालांकि मैंने यहाँ पर लघु गुरु संयोजन बेटा दे रखा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं इतना, अरे ये डीप है डीप तो अभी तक करवाए नहीं है गुरपाल जी, जो इसको डीप कह रहा है ना वो फिर टीचर ही नहीं है, ओके। ये तो शुरुआत है, ये तो आप +2 में अगर पढ़े हों, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, हम पढ़ा देंगे भैया। चलिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बच्चे ने पहली बार जो कोई कर रहा है तो कोई बात नहीं, वो उनके लिए भी आसान है, जो दूसरी तीसरी बार है तो वो भी कर लेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने शुरू में ही आपको मात्राओं को पढ़ना सिखा दिया है, इसमें आपने वर्ण नहीं गिनने। वर्ण किस में गिनने हैं, सवया और कवित में, तो वर्ण को भूल जाओ। अभी आपको मैंने जो सिखाया ना कि मात्राओं को कैसे गणना करनी है, वही आप ध्यान में दीजिए, ठीक है, वही आप ध्यान दीजिए बेटा। चलो, पहली पंक्ति आ गई, रहमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, जुड़े टूटे से फिर ना जुड़े, गांठ पड़ी जाए। अच्छा, यहाँ पर जो है पहली पंक्ति, तो इसमें मैंने कहा कि देखते हैं कितनी मात्रा है, र 1 2 3 4, तो कितनी हो गई यहाँ पर 4, फिर 2 2 4 और है 8 हो गई, फिर 2 6 हो गई, फिर 7 हो गया और फिर 8 हो गया, ठीक है। सॉरी, ये गलत हो गया बेटा, 4 और 4 8, 8 2 10, 10 11, 11 13, तो यहाँ पर 13 मिल जाएंगे। तो गिन भी लिया करो, ठीक है, गिन भी लिया करो। जहाँ पर 2 हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पर आपके 11 हैं। इधर भी गिन लीजिएगा बेटा, ये 13 है और इधर क्या है 11 है, ठीक है बेटा। अभी गिनेंगे तो पता चलेगा, जैसे कि ये है ना चंद्र बिंदु वाला नियम बताया था, लेकिन जहाँ पर आ की मात्रा है बेटा, इसलिए जहाँ पर आप देखोगे कि गुरु लगा है, ओके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बता दी हैं। चलो अभी हम पढ़ते हैं इसको। पहले ही आपको बता देते हैं कि ये जो दोहा छंद है ये अर्ध सममात्रिक छंद है। क्यों अर्ध सममात्रिक? क्योंकि यहाँ पर आप देखो, इधर 13 आई और इधर 11 आई, ठीक है, इधर 13 आई इधर 11 आई, लेकिन दोहा छंद का जो समचरण होगा बेटा, दोहा छंद का जो समचरण होगा, अभी वो वाली चीज़ ध्यान में देखा। समचरण कौन सा है? दूसरा जे रहा और चौथा जे रहा, है ना। दोहा छंद का समचरण होगा, उसमें अंत में गुरु लघु आएगा ही आएगा। छिटकाए, तो जहाँ पर देखिए गुरु लघु, जाए जहाँ पर देखिए गुरु और लघु, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको? आप जल्दी से, कई बार आपके पास टाइम ही नहीं होगा कि ये पता कर पाओ कि सर इसमें कौन सा छंद होगा, तो आप सीधे ही देखिए कि तुकबंदी कहाँ पर आ रही है, दूसरे और चौथे में आ रही है, ठीक है। इधर 13 आ गई, विषम चरणों में 13 आ गई, सम चरणों में 11 आ गई, वो तो चलो ठीक है, लेकिन एक और शॉर्टकट की कैसे हम पहचान पाए कि ये दोहा छंद है। तो आप देखिए, जो सम चरण होगा, दूसरा और चौथा चरण होगा, उसमें अंत में गुरु लघु आएगा बेटा। क्या आएगा? गुरु लघु आएगा। जी आप घोट लो दिमाग में, अभी गुरु लघु आएगा, ओके, सम चरणों में आएगा। आप झट से पहचान जाओगे कि सर ये तो हमारा दोहा छंद है। इसी के कारण कहा जाता है कि ये अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है। पहले और तीसरे में 13 13 मात्राएं,
और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्रा। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है विषम चरणों के आरंभ में जगण आना वर्जित है, जबकि सम चरणों के अंत में लघु वर्ण आना आवश्यक है। लघु, यहाँ पर लघु तो आ ही रहा है, गुरु लघु मैंने बताया, तो गुरु लघु का आपने ध्यान रखना है। ये जगण वाला आप याद करो ना करो ये इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट, ठीक है। लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि सम चरणों के अंत में गुरु लघु आता है, ओके। और विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11। आगे देखिए, सम चरणों के अंत में गुरु लघु आना अनिवार्य है, जो कि मैंने बता दिया। यति जो है प्रत्येक चरण के अंत में आएगी। यहाँ पर पहला चरण हो गया, दूसरा चरण हो गया, जहाँ राउंड करना बेटा, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। तो आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा, यानी प्रत्येक चरण, यानी जहाँ पर भी कोमा लगा वो यति है, तो यति कोमा आएगा ही आएगा चरण के अंत में। तुक प्राय सम चरणों में होगा, ये याद रखना है। जो तुकबंदी आएगी बेटा वो सम चरणों में आएगी, यानी कि दूसरे और चौथे में आएगी, ठीक है। तो जहाँ तक क्लियर हो गया, आपका दोहा छंद यहीं पर समाप्त भी हो गया, ठीक है। अभी जो दोहा छंद का अगला जो हमारा छंद है आपके सिलेबस में वो है सोरठा। अभी जो जो आपने चीज़ें पढ़ी दोहा छंद में, अभी जो चीज़ें बेटा आपने दोहा छंद में पढ़ी वो सोरठा में उल्टी हो जाएंगी। उल्टी हो जाएंगे मतलब वॉमिटिंग हो जाएगी, जाने वाले मतलब विलोम हो जाएगा भैया। जो आपने जहाँ पर पढ़ा अभी वो जो दोहा में, वो अभी सोरठा में क्या हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा। चलिए फिर सोरठा पे पहुँच जाते हैं भाई। तो ये भी एक क्या है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है, ठीक है। सबका फेवरेट वैसे दोहा होता है, लेकिन सोरठा इसका ही उल्टा एक भाग है, छोटा भाई बोल सकते हैं। दोहा को बोल देते हैं कि ये बहुत ही शांत रहने वाला है, और सोरठा इससे बिल्कुल विपरीत हो गया, अशांत, उदंड, उग्र किस्म का, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। लेकिन वो भी उग्र नहीं फैलाता है भाई, देख लीजिए। अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई जो दोहा होगा इधर उसके 13 होंगी विषम में, है ना, पहले और तीसरे में। सम में 13 आना था, हाँ, सम में 11, लेकिन उल्टा क्या हो जाएगा, 11 भी विषम में चली जाएंगी, 13 जो है सम में आ जाएंगी, ठीक है। ये उल्टा पुल्टा हो गया। उल्टा पुल्टा एक और जगह हो जाता है, देखिए कमाल ही हो गया भाई इसमें। तो ये तो बहुत आसान लगेगा आपको, कमाल कहाँ हो गया। तो देखिए बेटा, जो तुकबंदी है वो हमने कहाँ पढ़ी, वो विषम चरणों में पढ़ी थी, सॉरी सम चरणों में पढ़ी थी। दोहा के सम चरणों में तुकबंदी आई थी, गुरु लघु आया था। हमने तो कहा उल्टा पुल्टा हो जाएगा, तो बिल्कुल अभी जो विषम चरण है जहाँ पर तुकबंदी आएगी बेटा, जहाँ पर नहीं आएगी सम चरणों में, यहाँ आएगी उल्टे में हो जाएगा। जहाँ पर आएगी तुकबंदी और जहीं पर आएगा आपका गुरु लघु। हो गया क्लियर? क्लियर है ना? बस दोहा का बिल्कुल उल्टा पुल्टा करना है आपने, ओके। चलो देख लेते हैं इसको भी। ये कहाँ गया भाई, मैं तो घबरा गया, मैंने कहा अंधेरा अंधेरा हो गया। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, सरद सुरोह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। अभी इस पंक्ति को आप देखोगे तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इधर आपके विषम चरणों में कितने बेटा, 11। तो विषम चरणों में कितने हो बेटा, 11, ठीक है। सम चरण में कितने हो गए फिर, 13। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो बेटा 13 हो गया आपके सम चरणों में, ठीक है। इधर विषम चरण है तो गिन लीजिएगा, मेरे ओर से तो 11 है इधर, ठीक है। और इधर सम चरण है तो 13 हो गया। और तुकबंदी जहाँ पर नहीं आएगी, कहाँ आएगी फिर, विषम चरणों में आएगी, ठीक है। विषम चरण पहला और तीसरा जो होगा, वैन, ये गुरु लघु आ गया, ये गुरु लघु आ गया, ठीक है। तुकबंदी में गुरु लघु आएगा ही आएगा, विषम चरणों में आएगा, लेकिन जहाँ पर सरठा में, ठीक है। तो ये दोहा छंद का विपरीत लक्षणों वाला, ये पूछा जाए कि दोहा छंद का विपरीत लक्षणों वाला छंद किसको कहा जाएगा, तो आपने टिक कर देना है सोरठा पर। विषम चरणों में 11 11, सम चरणों में 13 13, ठीक है। क्लियर हो गया जी? सम चरणों में जगन आना वर्जित है और विषम चरणों में जगन आना वर्जित है, ठीक है। तो ये भी आपको बता देते हैं, जगन की जो मात्रा होती है, जगन की मात्रा कहाँ होगी, हाँ वो निकाल सकते हैं हम। जैसे ये लघु हो गया, गुरु हो गया, और ये तो ये होता है बेटा लघु गुरु लघु। लेकिन ये वाला अभी आप रहने दीजिए, जगन वाला स्किप करिए, क्योंकि ये मैं आपको डिटेल से करवाऊंगा। तो जगन जो है जी वर्जित होता है, दोहा छंद में वर्जित होता है विषम चरणों में
ओके। और सोरठा में जे, लेकिन आप ये स्किप करो, जे जगन वाला स्किप करो, आपके काम का ही नहीं है, ठीक है। ये नहीं पूछा जाता कभी भी। बस ये जो चीज़ें आपको बताई वो आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अगला हमारा जो छंद है वो देख लेते हैं। हो गया जो भी था। अगला आपका छंद जो है जे है चौपाई। जे सममात्रिक छंद है। क्या है? जे आपका सममात्रिक छंद होता है। ये क्यों भला होता है सममात्रिक? तो जितनी भी पंक्तियाँ आती हैं सब में 16 मात्राएं आती हैं। तो ये वाली पंक्ति देखिए बेटा, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल पर किए चारी। आपदा में ही इनकी पता चलती है भाई बात। धीरज धर्म मित्र और नारी, ठीक है। चलिए तो देखिए आपके पास कितनी मात्रा है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो यहाँ पर 16 हो गए। इधर भी आप गिनेंगे तो 16 हो जाती हैं। और तुकबंदी प्रत्येक पंक्ति के अंत में आएगी। नारी चारी, देखिए हो गई ना जहाँ पर तुकबंदी। तो ये हो गया आपका चौपाई। तो ये एक सम छंद है, यानी सममात्रिक छंद है। और इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं आती हैं। प्रत्येक चरण के अंत में जगन तगन आना वर्जित है। लेकिन ये अभी आप स्किप करो, आपको मैं जो डिटेल से करवाऊंगा जे वाला जगन पगन, ठीक है। तो तब तक आप थोड़ा सा इसको स्किप करो, जे गण वगैरह। यति प्रत्येक चरण के अंत में होगी, जैसे कि नारी चारी, ठीक है। तो ये जहाँ पर यति आई है ना, बीच में कोई कॉमा नहीं आएगा। आगे देखते हैं, तुक सदैव पहले चरण के दूसरे चरण में आएगा। अभी देखो नारी पहला तुक आया, फिर दूसरा चारी, ठीक है। तो पहले पंक्ति के बाद दूसरी पंक्ति के अंत में तुकबंदी आएगी, फिर तीसरे की चौथी में आएगी। छंद के अंत में 2 गुरु 2 लघु आने की संभावना रहती ही रहती है। तो आप देखिए यहाँ पर 2 गुरु आ गए, या फिर कई बार 2 लघु आएंगे, ठीक है। तो सेम मात्रा ऊपर वाली नीचे वाले के साथ अटैच होती हैं। तो ये हो गया आपका समछंद। मित्र में गुरु लघु होगा। 2 मिनट देख लेते हैं बेटा। मित्र नहीं, ओ आप देखिए नहीं बेटा, ये जो मित्र है ना, त्र अपने आप में ही नहीं 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 2 मिनट बच्चे देख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ओके। इसकी बात कर रहे हैं ना कि ये कैसे जो लघु है ना, लघु हुआ, 2 लघु आने चाहिए थे। देखिए ऐसा है कि जो अगर हम इसको फैलाएंगे, ये व्यंजन तो बहुत बाद में आए हैं, तो ये जो त बना है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए बेटा, इस भांति बना है। उसमें जो तो है वो आधा है, ओके, और र पूरा है, लेकिन इसकी वजह से ही इसका पावर पीछे की ओर चला गया है, ओके। तो याद रखिएगा, तो वहीं पर आधा है, इसीलिए हुआ है। मित्र में गुरु, हाँ बिल्कुल गुरु लघु ही ठीक है वहाँ पर। आप मत टेंशन लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि वो एक संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन है ना, और संयुक्त जब हम सत्य में कर सकते हैं तो मित्र में भी तो कर सकते हैं बेटा, ठीक है। जे भी तो इसी भांति बना हुआ है ना, जे वाला इसी भांति बना हुआ है ना, तभी तो मित्र में म को इधर आ गया ना, जे वाला जो स्वर रहित ही है। हाँ जी, चलो आगे चलते हैं। अगला जो छंद है हमारे पास, जे रोला छंद है। अभी आपके जितने छंद मैंने करवाने थे करवा दिए। अभी रोला छंद इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अभी इसके बाद कुंडलियाँ छंद भी साथ ही साथ में करवा दूंगा, ठीक है। आपका मात्रिक छंद आज पूरा हो जाएगा। तो रोला छंद में क्या आता है, ये भी एक सम छंद मात्रिक कहेंगे, लेकिन क्या है कि ये एक तरह से सोरठा का भाई लगता है। क्या है बेटा? सोरठा का भाई है जी। अभी याद करो सोरठा के नियम क्या थे। सोरठा का सबसे बड़ा नियम यह था कि उसके विषम चरणों में 11 मात्रा आती हैं, सम चरणों में 13 मात्रा आती हैं, पता है ना आप लोगों को। तो इसमें भी विषम चरणों में 11 और सम में 13 आती है रोला में। अभी आप बोलो कि ये सम छंद कैसे हो गया, तो वो भी बताता हूँ बेटा। हमने सोरठा में देखा था कि विषम चरणों के अंत में गुरु लघु आता है ना, लेकिन इसमें तो नहीं आ रहा है। तो एक चीज़ जो सोरठा के साथ नहीं मैच करेगी वो ये ही है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़, सोरठा और रोला में अंतर बच्चे पूछते हैं। मैं सीधा कहता हूँ कि प्रतीक्षा करें, बताते हैं। सोरठा का नियम है 11 विषम में और सम में 13, लेकिन रोला जो है वो उसी नियम में एक तो मैच हो जाता है, लेकिन दूसरा मैच नियम नहीं होता है। वो क्या है? गुरु लघु
यहाँ पर नहीं आ रहा है विषम चरणों में, ठीक है। तो कहाँ पर आती है इसकी तुकबंदी, तो याद रखिएगा जो रोला छंद की जो तुकबंदी है वो सम चरणों के अंत में ही आएगी, ठीक है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, रत्नाकर है, सुंदर है, तो तुकबंदी हुई कि नहीं हुई। लेकिन हाँ इसके इसके सम चरणों में जो तुकबंदी आ रही इसमें कोई भी ना गुरु गुरु होने चाहिए, कोई भी आ सकते, गुरु गुरु होंगे, लघु लघु हो सकते हैं, गुरु लघु हो सकता है अंत में, या फिर लघु गुरु हो सकता है, कोई भी निजम हो सकता है, इसके लिए कोई बंदिश नहीं है, ठीक है। ये सब जो है बंदिशें जो हैं दोहा में होती हैं कि हाँ सम चरणों में गुरु लघु होना चाहिए, सोरठा में होती हैं कि हाँ विषम चरणों में गुरु लघु होना चाहिए, लेकिन रोला छंद ऐसी कोई भी संभावना नहीं रखता है। ओके, क्लियर हो गया। तो बस जिस सोरठा का भाई है लेकिन हाँ जिस सम छंद माना जाता है। ओके, तो अगर आप 11 और 13 को जोड़ देंगे तो 24 हो जाएंगी, इधर भी आपकी 24 हो जाएंगी मात्राएं, ठीक है। तो प्रत्येक पंक्ति में आप देखिए 24 है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, जो दंडक है कि साधारण है, मैंने कहा था 32 से कम है तो ये साधारण छंद हो गया बेटा, ठीक है। 32 से कम है तो साधारण छंद हो जाता है, अगर 32 से ज़्यादा मात्रिक वाला होगा तो वो दंडक हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये है। ओके, क्लियर हो गया। किसी को कोई भी अभी कोई समस्या है तो वह मुझे बात करके सुलझा सकता है। तुकबंदी जो है अंत में ही दिखाई देगी, बस जो सोरठा का भाई है, लेकिन सोरठा का बस एक ही नियम यहाँ पर काम नहीं करेगा और वो है विषम चरणों में जो तुकबंदी वहाँ पर आती है, इसमें वो नहीं आती है, ठीक है। चलिए अभी हम जो करेंगे वो है छंद हमारे पास कुंडलियाँ। कुंडलियाँ छंद 6 पंक्तियों का होता है, जैसे कि पीछे सोनम ने बता ही दिया था कि जो 6 पंक्तियों का होता है। 6 जो है मैंने गलत लिख दिया, 6 जो है विसर्ग वाला जो संस्कृत का है यानी तत्सम है, और हमारा 6 जो है वो ये वाला है तद्भव, ठीक है। तो कुंडलियाँ छंद जो है बेटा ये कितने हैं, हाँ जो सम मात्रिक गिना जाता है अपना रोला, ठीक है, क्योंकि अंत में तुकबंदी आती लेकिन गुरु लघु वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन इसको सम छंद में गिना जाता है। अच्छा, कुंडलियाँ छंद जो है ये 2 छंदों से मिलकर बना होता है, ठीक है, 2 छंद से बना। कौन कौन सा छंद है वो, एक है हमारे पास दोहा और एक है रोला। दोहा रोला का मिश्रण होता है जी, ठीक है। अभी कुछ बातें इसकी पढ़ लेते हैं। जो कुंडलियाँ छंद है ये 2 छंदों से मिलकर बना है, इसीलिए इसको विषम मात्रिक छंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, विषम मात्रिक। ओके, और जो पहला जो दोहा आएगा फिर उसके बाद जो अगली पंक्ति आएगी वो रोला छंद की, ठीक है। पहले इसके दोहा छंद आता है, फिर अगली पंक्तियाँ रोला छंद की आती हैं। इसमें कुल 6 चरण होते हैं, यानी कि 6 पंक्तियाँ होती हैं। ओके, इसके प्रथम 2 चरणों में दोहा छंद के लक्षण होंगे और अंतिम चरणों में, अंतिम 4 में रोला छंद के यानी दर्शन होंगे आपको, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इसके दोहा छंद का अंतिम चरण रोला, ठीक है, और प्रथम चरण में दोहराया जाएगा। अभी ये मैं बात जो है आपको बताता हूँ कैसे। इसमें एक पंक्ति कही गई है कि दोहा छंद का जो अंतिम चरण होगा रोला छंद के प्रथम चरण में, जब जहाँ पर देखिए बेटा दोहा छंद का अंतिम चरण तहाँ बचावे अंग, रोला छंद का पहला चरण तहाँ बचावे अंग। ये कहा जा रहा है कि दोहा चरण का अंतिम चरण रोला छंद का दोहराया, रोला छंद के पहले चरण में दोहराया जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो अभी पहले हम ना ये पढ़ लेते हैं, फिर हम लक्षण वगैरह इसके पढ़ेंगे तो आपको डिटेल से हो जाएगा। ये पंक्ति बहुत शानदार है। इसमें एक और चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि जिस शब्द से ये छंद शुरू होता है उसी शब्द से ये छंद समाप्त भी होता है। हाँ जी, हाँ जी। और याद रखिएगा आपके सिलेबस में ना एक कवि हैं, सिलेबस में अंकित तो नहीं है लेकिन रीतिकाल के नीति काव्य में गिने जाते हैं, गिरधर कविराय। तो गिरधर कविराय ने कुंडलियाँ छंद में ही पंक्तियाँ लिखी हैं। अभी देखिए कौन कौन सी हैं, ये वाली देखिए, लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, गहरे नद नाला जहाँ तहाँ बचावे अंग। तो यहाँ पर आप देखिए गुरु लघु, यहाँ पर आप देखिए गुरु लघु, है ना, दोहा छंद, और इधर आप गिन लीजिएगा बेटा 13 है, इधर 11 है, इधर 13 है, इधर 11 है। ओके, मात्राएं। समचरणों में तुकबंदी आती, गुरु लघु आता है, ठीक है। आगे वाली जो पंक्ति जो कि दोहा की जो अंतिम चरण की पंक्ति है, तहाँ बचावे अंग,
ये रोला छंद जब स्टार्ट होगा, अगली पंक्ति सभी में रोला छंद है, तो ये रिपीट होगी बेटा यहाँ पर, ठीक है। रोला में पहली पंक्ति जो होगी वो रिपीट होगी। अभी देखिए, तहाँ बचावे अंग, तो इधर बेटा 11 मात्रा है। झपट कुत्ता को मारे, जो होगी 13 यहाँ पर, ठीक है। दुश्मन दावा गिर होए ताहू को झारे, ठीक है। कह गिरधर कबीराए सुनहु है मेरी बाटी, सब हथियारन छोड़ हाथ में लीजिए लाठी। तो इधर 11, इधर 13, इधर 11, इधर 13, इधर 11, इधर 13, और आप देखिए मारे, झारे, है ना, बाटी, लाठी, जो तुकबंदी है वो पहली पंक्ति की दूसरी पंक्ति में आ रही है, ठीक है। तो आपको जो लगेगा सोरठा की तरह रोला, लेकिन रोला में बस यही है कि विषम चरणों में तुकबंदी नहीं आती है, सम चरणों में आती है, ठीक है। बिल्कुल सही हरजिंदर जी। तो ये आपका हो गया रोला छंद भी, और जिस छंद से शुरू किया था उसी छंद, सॉरी, जिस शब्द से शुरू किया था उसी शब्द से इसकी शुरुआत होती है, और इसको गाथा छंद भी कहा जाता है। गाथा छंद इसलिए क्योंकि ऐसा लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी सीख दी जा रही है, गाथा कोई सुनाई जा रही है, और वैसे भी ये 2 छंदों से मिलकर बनता है, ठीक है, 2 छंदों से मिलकर बनता है। चलिए